तो हेलो दोस्तों, आज हम इस सेशन में देखेंगे जो आईटीआई फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है, जिसमें सभी चैप्टर को हम थ्योरी करा रहे हैं। ये चैप्टर जो है मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट का है, जो पार्ट 2 को हम देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 जो है हम अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप नहीं देखे हैं तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। तो पार्ट 1 अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लगा देंगे लिंक, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखते हैं फिर। देखिए पार्ट 1 जो था, पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन पढ़े थे, यानी परिचय किसका, मैग्नेट का परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद चुंबक की विशेषताएं पढ़े थे, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट होता है, विशेषता पढ़े थे। उसके बाद उसमें पढ़े थे चुंबक के प्रकार। ठीक है, चुंबक के प्रकार, जैसे चुंबक 2 प्रकार के पढ़े थे, एक प्राकृतिक चुंबक था, एक आर्टिफिशियल चुंबक था, उसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, अस्थाई चुंबक क्या क्या होता है पढ़े थे, अस्थाई चुंबक क्या होता है, अस्थाई चुंबक को वैद्युत चुंबक कहते हैं, इसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद कृत्रिम चुंबक, मतलब कृत्रिम चुंबक बनाने की विधियां पढ़े थे, है ना, मेथड ऑफ कृत्रिम चुंबक, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है उसको बनाने की विधियां पढ़े थे। देन उसके बाद क्या पढ़े थे, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण पढ़े थे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट पढ़े थे, जिसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, दूसरा पैरा मैग्नेटिक होता है, तीसरा डाया मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ तक हम पढ़े थे दोस्तों। आज हम मैग्नेट का पार्ट 2 लेकर आए हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए चुंबक के नियम, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबक का नियम क्या होता है, यह गुरुत्वाकर्षण नियम का समकक्ष है। जो ग्रेविटेशनल होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है ना, तो उसके समकक्ष होता है। जैसे F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है गुरुत्वाकर्षण के नियम में। देन उसी प्रकार यह जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम के समकक्ष होता है चुंबक का नियम। तो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं दोस्तों, समान ध्रुव एक दूसरे को रिपल करते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान यानी विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब है एन पोल और एन पोल रहेगा तो एक दूसरे को यह प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, और एक एन रहेगा पोल और एक साउथ पोल रहेगा, तो यह एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है, यही इसमें बोल रहा है। तो अगर समान पोल रहेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान पोल रहेंगे या विपरीत ध्रुव रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो बल F समानुपाती m1 m2। ठीक है, बल समानुपाती m1 m2। एक यहाँ पे m है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह d है। ठीक है, तो F जो होता है समानुपाती m1 m2 होता है, और F जो होता है व्युत्क्रमानुपाती d के होता है। ठीक है, d के स्क्वायर के होता है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए दोनों ध्रुव पर लगने वाला बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती को समानुपाती कहते हैं। जैसे F जो है समानुपाती m1 m2 के है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, दोनों ध्रुवों पर लगने वाला बल द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात 1/f व्युत्क्रमानुपाती d स्क्वायर। तो यहाँ पे जो दोनों ध्रुवों पर लगने वाला जो बल होता है द्रव्यमानों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं F जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल d स्क्वायर होता है और समानुपाती m1 m2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर k इंटू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। तो k का जो वैल्यू होता है k बराबर 1/4 पाई। ठीक है, 4 पाई देख सकते हैं, k बराबर म्यू बाई 4 पाई होता है। ठीक है, k का मान, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर
म्यू जीरो म्यू आर होता है। ठीक है, जहाँ पे म्यू का मान जो होता है माध्यम की निरपेक्ष परमेबिलिटी होती है और म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ये आपका इम्पोर्टेंट होता है। म्यू जीरो का मान पूछता है कि इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है हेनरी पर मीटर होता है, हेनरी बटा मीटर। और वैल्यू की मान करें तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। ठीक है ना, तो ये आपका ये म्यू जीरो का मान इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें। और ये फार्मूला आप जरूर याद कर लीजिएगा, F बराबर के इंटू m1m2 बाई डी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आगे देख लेते हैं। और म्यू आर का जो होता है माध्यम की परमेबिलिटी होती है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। आगे है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, आगे है अपना चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं, एक एन पोल होता है, एक जो है एस पोल होता है। ठीक है, ये ऐसे तो हमेशा जो चुंबकीय जो फ्लक्स होती है नॉर्थ साउथ से निकलती है और साउथ पोल में इंटर करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय सुई द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। यानी कोई भी मैग्नेट पोल का वह क्षेत्र जिसके आसपास चुंबकीय सुई उसका अनुभव किया जा सकता है या उसका अनुभव कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया। जो माइकल फैराडे जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया। ठीक है, काल्पनिक रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो यही बात बोल रहे हैं, जो एन एस होता है तो एन से नॉर्थ से हमेशा निकलता है। जो चुंबकीय काल्पनिक रेखा होती है नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इंटर करती है, और साउथ चुंबकीय के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ठीक है, एक काल्पनिक रेखा। तो काल्पनिक रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। चुंबक के मध्य में चुंबकीय प्रभाव कम तथा चुंबक के सिरों पर अत्यधिक होता है। ये इम्पोर्टेंट है आपका। चुंबक के मध्य चुंबकीय प्रभाव कम होता है, लेकिन उसके सिरों पे जो एन पोल है और जो एस पोल है तो उनके सिरों पे अत्यधिक होता है, ज़्यादा होता है उसका प्रभाव। आगे चुंबक के चारों ओर विद्यमान बल रेखाओं को मैक्सवेल रेखा भी कहते हैं। जो चुंबक है, चुंबक के चारों ओर जो भी रेखा है, जो एन एस है, इसके चारों ओर जो रेखा है उसको मैक्सवेल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल, इसको याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, अर्थात 1 वेबर 10⁸ चुंबकीय रेखाएं चलती है 1 वेबर में। ठीक है, तथा कोई भी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एन है एस है तो एक दूसरे को एन से निकलती है एस पे जाती है, लेकिन ये एक रेखा दूसरे को प्रतिच्छेदित मतलब इसको क्रॉस नहीं करती है, काटती नहीं है ना। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं चलती है तथा कोई भी रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है ना, एक दूसरे को काटती नहीं है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा पॉइंट। 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। ठीक है, और एक रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। आगे हमारा है चुंबकता संबंधी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यानी इम्पोर्टेंट डिफिनेशन ऑफ रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। ठीक है दोस्तों, तो पहला देख लेते हैं चुंबकत्व वाहक बल, जिसे कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में MMF भी कहा जाता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो इसकी मात्रक की बात करें तो एम्पियर टन होता है। जिस प्रकार वैद्युत में EMF होता है उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में MMF होता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह विद्युत परिपथ के चुंबक विद्युत वाहक बल के समतुल्य होता है। ठीक है, दूसरा है मैग्नेटोमोटिव फोर्स अर्थात MMF का अर्थ है वह बल जो चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स को चलाता है। ठीक है, वह बल जो चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स को चलाता है। ठीक है,
आगे है, कोर में नियोजित फ्लक्स घनत्व की मात्रा निम्न बिंदुओं पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? पहला, धारा का निर्माण, दूसरा चुंबकीय कोर का पदार्थ, तीसरा कोर की लंबाई, चौथा कोर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तार द्वारा लगाई गई लपेट संख्या। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि अधिक टर्न चुंबकीय शक्ति को बढ़ाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि जितना आप ज़्यादा टर्न लपेटेंगे उतना चुंबकीय शक्ति आपका बढ़ेगा, यानी ज़्यादा फ्लक्स कटेगा और ज़्यादा शक्ति बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा। ठीक है, तो इसकी इकाई की बात कर लेते हैं तो एम्पियर टर्न होता है। ठीक है, एम्पियर टर्न, तो एफ बराबर NI भी लिख सकते हैं, क्योंकि I से एम्पियर हो जाएगा, N से टर्न हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं N बराबर टर्न संख्या, I बराबर दी गई धारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है प्रतिष्ठम, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल में आपका रेजिस्टेंस होता है जो क्या करता है, धारा का विरोध करता है, यानी धारा सुगमता से बहने नहीं देता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है। उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में प्रतिष्ठम होता है, जिसे हम रिलक्टेंस बोलते हैं, S से डिनोट करते हैं। यह क्या करता है, फाई यानी फ्लक्स को बहने में अवरोध उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के समतुल्य। ठीक है, जिस प्रकार विद्युत परिपथ है तो प्रतिरोध के समतुल्य चुंबकीय परिपथ की बाधा रिलक्टेंस कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जो रिलक्टेंस का प्रतीक S होता है ना, जैसे रेजिस्टेंस का कैपिटल R होता था, उस प्रकार रिलक्टेंस का क्या होता है, S होता है। तो रिलक्टेंस की जो इकाई होती है एम्पियर टर्न प्रति वेबर होती है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस V बराबर IR होता था, या R बराबर V बटा I होता है। तो V के स्थान पे इसमें क्या है, MF है, और I बराबर चुंबकीय में क्या है, फाई है। ठीक है, फाई हो जाएगा। तो अब देखिए S बराबर MF का तो एम्पियर टर्न अभी देखे हैं, और फाई का वेबर, तो इजीली से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो रिलक्टेंस का मात्रक एम्पियर टर्न पर वेबर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फाई बराबर MMF बटे रिलक्टेंस हम जानते हैं, तो मान निकाल देंगे उसी का। प्रतिष्ठम S बराबर NI बाई वेबर, यानी एम्पियर टर्न वेबर इसका मात्रक होता है। ठीक है, या S बराबर 1/μA कर सकते हैं, तो 1/μ0 μr A हो जाएगा। ठीक, जहाँ L चुंबकीय पथ की लंबाई, μ0 स्वतंत्र चुंबकशीलता, μr अपेक्षित चुंबकशीलता, और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुल बल रेखाओं की मात्रा चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें कुल जितनी भी बल रेखाएं हैं उनकी मात्रा चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। कहने का मतलब है N पोल S पोल में जितना भी कट कर रहा है तो कुल इसकी मात्रा जो होती है वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय कोर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर जो फ्लक्स की दिशा के लंबवत है उपस्थित कुल बल रेखाओं की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। तो चुंबकीय फ्लक्स को किसे डिनोट करते हैं, फाई से। ठीक है, चुंबकीय जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसे फाई से डिनोट करते हैं, इसे दोस्तों हम फाई बोलते हैं, तथा इसका मात्रक वेबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है आपके, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर ITI का भी एग्ज़ाम हो, तो आपके मेन एग्ज़ाम में जो CBT 1 का जो ITI आप मेन एग्ज़ाम देंगे तो उसमें यह क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो फाई का मात्रक क्या होता है, MMF का मात्रक क्या होता है, या रिलक्टेंस का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग इसे सोली अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो फाई बराबर क्या होता है, NI बाई S। ठीक है, जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल में क्या होता था, I बराबर V बट्टे R, तो बस उसी तरह है। V का मान क्या है, एम्पियर टर्न यहाँ पे है, MMF है, R का मान S है, तो NI बाई S हो जाएगा। ठीक है, जहाँ फाई फ्लक्स है और I विद्युत धारा है, μ0 निर्वात चुंबकशीलता है, और A अपना क्षेत्रफल है। ठीक है ना।
ये अपना क्षेत्रफल है। तो या ये भी फार्मूला इसका होता है। या विद्युत परिपथ की धारा के समतुल मैग्नेटिक परिपथ में फ्लक्स होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। जिस प्रकार विद्युत परिपथ में धारा होता है उसी तरह मैग्नेटिक परिपथ में क्या होता है, फ्लक्स होता है। दोस्तों इसको याद रखेंगे। ये सब डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। आगे अपना चुंबकीय क्षेत्र शक्ति यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो चुंबकीय फील्ड शक्ति क्या है? चुंबकीय क्षेत्र शक्ति को H से दिखाते हैं। जो H होता है कैपिटल H से दिखाते हैं किसको? चुंबकीय क्षेत्र शक्ति को। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए एक वेबर के उत्तरी ध्रुव द्वारा अनुभव किया गया वह चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य या शक्ति कहलाता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए एक वेबर के उत्तरी ध्रुव द्वारा, ठीक है, अनुभव किया गया बल क्षेत्र सामर्थ्य या शक्ति कहलाता है। कोई भी एन पोल है उसमें एक वेबर द्वारा जितना भी सामर्थ्य है, जितना भी उत्तरी ध्रुव पर किया गया बल का अनुभव है, उसे हम क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, जिसे कैपिटल एस से दिखाते हैं। तो इसका मात्रक की बात करें तो न्यूटन प्रति वेबर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति वेबर होता है। तो इसका मात्रक जरूर आप याद रखेंगे। आगे है चुंबकीय ध्रुव मैग्नेटिक पोल। तो मैग्नेटिक पोल क्या होता है? यह चुंबक का वह स्थान होता है जहां से अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है वह दूसरे सिरे पर पहुंचती हैं। तो दोस्तों एन पोल है, एस पोल है, तो इसका वह अधिकतम होता है यहीं से ना, इसका अधिकतम वह क्षेत्र जहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, तो वह क्या होता है? चुंबकीय ध्रुव होता है। ठीक है, प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, जानते हैं हम। पहला उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो इसको हम पार्ट 1 में डिस्कशन कर चुके हैं। तो प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। पहला जो होता है नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। ठीक है दोस्तों, ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र क्षमता सर्वाधिक होती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि जो पोल होता है चाहे एन पोल हो चाहे एस पोल हो, चुंबकीय क्षेत्र क्षमता जो होती है सर्वाधिक, इस पे सर्वाधिक होती है, बाद बाकी बीच में कम होती है। ठीक है, आगे है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। मैग्नेटिक पोल डेंसिटी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यदि किसी बिंदु पर एक यूनिट अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से गुजर रहे फ्लक्स की मात्रा होती है तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है, जो B बराबर होता है φ/a होता है। ये फार्मूला बहुत वीवीआई है, इसे जरूर याद रखेंगे। B बराबर φ/a, जहाँ φ वेबर होता है, a मीटर स्क्वायर, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक भी देख लिए। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को फाई से दिखाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की जो इकाई होती है वेबर प्रति वर्ग मीटर होती है। या नीचे देख सकते हैं B बराबर φ/a वेबर पर मीटर स्क्वायर। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। आगे है अपना चुंबकीयशीलता परमीबिलिटी। परमीबिलिटी क्या होता है? किसी पदार्थ की चुंबकशीलता पदार्थ में उत्पन्न फ्लक्स व वायु में उत्पन्न फ्लक्स को कहते हैं। ठीक है, चुंबकशीलता को म्यू से दिखाते हैं। तो म्यू बराबर जो होता है B/H होता है, या B बराबर μH होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। देख सकते हैं B बराबर μH या B/H बराबर म्यू, जहाँ म्यू वायु की चुंबकशीलता, B फ्लक्स घनत्व, H आपका है चुंबकीय बल अनुपात है। ठीक है, आगे अपना चुंबकीय परिपथ मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग को चुंबकीय परिपथ कहते हैं। जो चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग होता है उसको हम चुंबकीय परिपथ कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह के लिए परमियंस यानी पारगम्यता, परमियंस का मान अधिक तथा रिलक्टेंस का मान कम होना चाहिए। दोस्तों जो मैग्नेटिक सर्किट होती है उसमें फ्लक्स की मान को बढ़ाने के लिए परमियंस का मान ज़्यादा होना चाहिए। परमियंस जैसे इलेक्ट्रिकल में कंडक्टेंस होता है,
ठीक है। तो उसका मान ज़्यादा होना चाहिए और रिलक्टेंस या जैसे इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस होता है तो उसका मान कम रखा जाता है धारा ज़्यादा फ्लो कराने के लिए। उसी प्रकार फ्लक्स को ज़्यादा फ्लो कराने के लिए रिलक्टेंस का मान कम रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो यही बोल रहा है चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह के लिए पारगम्यता यानी परमियंस का मान अधिक तथा रिलक्टेंस का मान कम होना चाहिए। अगला पॉइंट है चुंबकीय परिपथ में मुख्यतः दो भाग होते हैं, जिसमें पहला उपयोगी फ्लक्स जो संपूर्ण एमएमएफ होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, उत्पन्न करने में सहयोगी होता है, जबकि दूसरा लीकेज परिपथ जो अनावश्यक फ्लक्स परिपथ भी कहलाता है। दोस्तों जैसे एन पोल है और ये एस पोल है, तो इसमें से फ्लक्स आपका फ्लो हो रहा है, तो जो फ्लक्स उपयोग में आ रहा है तो उसे यूजफुल फ्लक्स कहते हैं, और जो उपयोग में ना आके बाहर से चला जाता है, जैसे फील्ड से बाहर से चला जाएगा, उस फ्लक्स को क्या कहते हैं, लीकेज फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अनुपयोगी फ्लक्स कहते हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, तो वो आपका लीकेज फ्लक्स होता है। तो ये बोल रहा है किसी वैद्युतीय मशीन में लीकेज फ्लक्स का मान कम से कम होना चाहिए। सही बात है, लीकेज फ्लक्स जो है कम से कम होगा तो क्या होगा, मशीन गर्म नहीं होगी या फिर कोई करंट की लगने की संभावना नहीं होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, ईएमएफ जो ज़्यादा कट करेगा तो अच्छा हमें एफिशिएंसी भी मिलेगा उसका। ठीक है, तो लीकेज जो फ्लक्स का मान होता है कम से कम होना चाहिए, क्योंकि अधिक लीकेज फ्लक्स चुंबकीय परिपथ के मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट को बढ़ा देता है, जिससे पावर फैक्टर में कमी आती है। तो पावर फैक्टर में कमी आएगी तो करंट लैग हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं सापेक्ष चुंबकशीलता यानी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। यदि किसी बिंदु पर लगने वाले बल स्थिर हैं तो पदार्थ के अंदर से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स और उसी बिंदु पर समान आयतन की वायु में होकर जाने वाले फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखाओं के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, सापेक्ष चुंबकशीलता को म्यू आर से दर्शाते हैं। जो सापेक्ष चुंबकशीलता होती है उसको म्यू आर से दर्शाते हैं। आगे है चुंबकीय क्षरण मैग्नेटिक लीकेज, यह क्या होता है, अनुपयोगी फ्लक्स जो अभी हम बताए हैं, अनुपयोगी फ्लक्स जो उपयोग में न आए चुंबकीय क्षरण या लीकेज कहलाता है। तो दोस्तों वही बात है, जैसे ज़्यादा जो फ्लक्स उपयोगी है तो उपयोगी फ्लक्स, लेकिन जो बाहर से फ्लक्स जा रही है यानी अनुपयोगी फ्लक्स है, उसी को हम क्या करते हैं, लीकेज फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, लीकेज फ्लक्स या क्षरण धारा भी कहते हैं, उसे क्षरण फ्लक्स भी कहते हैं। अगला पॉइंट है अनुपयोगी फ्लक्स एयर गैप के द्वारा चुंबकीय परिपथ में उच्च रिलक्टेंस उत्पन्न करता है। देखिए ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। अनुपयोगी फ्लक्स जो लीकेज फ्लक्स होता है एयर गैप द्वारा, जो मशीन का एयर गैप होता है ना, एयर गैप के द्वारा हाई रिलक्टेंस उत्पन्न करती है। तो जब हाई रिलक्टेंस उत्पन्न करेगी तो फ्लक्स का मान कम जाएगा वहाँ से। ठीक है, इसलिए क्या होगा, कम से कम फ्लक्स प्रवाहित होगी तो हमारा एफिशिएंसी घट जाएगा, पावर घट जाएगा। ठीक है, तो उच्च प्रतिष्ठम उत्पन्न कर देता है, जो न केवल परिपथ में शक्ति गुणांक में हानि उत्पन्न करता है बल्कि दक्षता में भी कमी आ जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे है दोस्तों परमियंस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परमियंस जो होता है, देखिए परमियंस क्या होता है, इसका प्रतीक 1/s तथा मात्रक वेबर प्रति एम्पियर टन होता है। ठीक, जो रिलक्टेंस होता है, तो रिलक्टेंस का उल्टा जो होता है वो परमियंस, या परमियंस का जो उल्टा होता है रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस का मात्रक अभी हम देखे हैं एम्पियर टन पर वेबर होता है, तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे यानी वेबर बटा एम्पियर टन कर देंगे तो यह परमियंस का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो मात्रक जो होता है वेबर प्रति एम्पियर टन होता है। यह चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र को आसानी प्रदान करता है, बिल्कुल, जिससे परिपथ के लिए उपयोगी फ्लक्स के मान में वृद्धि होती है। फलस्वरूप चुंबकीय विद्युत वाहक बल का मान बढ़ता है। यह विद्युत परिपथ के चालकता के समतुल्य होता है। जैसे चालकता होता था ना,
विद्युत सर्किट में कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस को जी से दिखाते हैं, जी बराबर 1/r होता है। तो यह अपोज होता है किसका, अपोजिट होता है रेजिस्टेंस का। उस प्रकार जो परमियंस होता है यह अपोजिट है किसका, रिलक्टेंस का, सेम। ठीक है, तो यही है, यह विद्युत परिपथ के चालकता के समतुल्य होता है। आपके एग्जाम में पूछता है कि परमियंस जो है विद्युत चालक में किसके समान होता है, ठीक है, या परमियंस किसके विरोध होता है या किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो अच्छे से जवाब दे सकते हैं इजली से। आगे है मैग्नेटिक सैचुरेशन। तो मैग्नेटिक सैचुरेशन क्या होता है दोस्तों, किसी चुंबकीय माध्यम में लोहा या लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की कोर आदि में वह स्थिति जहां से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं निकलने में असमर्थ आ जाती है, मैग्नेटिक सैचुरेशन कहलाती है। दोस्तों जैसे कोई भी आपका मैग्नेट है, ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं एक इसका कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, और इससे ज़्यादा यह फ्लक्स को नहीं निकाल सकता है। तो जिस पॉइंट से वह ज़्यादा फ्लक्स को नहीं निकाल सकता है उसी को हम मैग्नेटिक सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब संतृप्त अवस्था। तो मैग्नेट क्या हो गया, संतृप्त हो गया, अब उसके आगे वो फ्लक्स क्रिएट नहीं कर सकता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो वही होता है, असमर्था आ जाती है तो उसे मैग्नेटिक सैचुरेशन कहते हैं। एयर कोर में से निर्मित चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय सैचुरेशन संभव नहीं होता है। जो एयर कोर होता है, एयर कोर में चुंबकीय परिपथ जो होता है उसमें सैचुरेशन जो है संभव नहीं होता है। आगे है दोस्तों ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, इसका प्रतीक के होता है। इसके द्वारा किसी पदार्थ की चुंबक बनाने की क्षमता को दर्शाया जाता है। नर्म लोहा की ससेप्टिबिलिटी का मान स्टील से अधिक होता है। तो जो नर्म लोहा होता है, मृदु लोहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी से हम कोर बनाते हैं। जो बाइंडिंग जिस पे करते हैं ना उसका कोर बनाते हैं नर्म लोहा पे। तो नर्म लोहा की ससेप्टिबिलिटी का मान स्टील से अधिक होता है, इसको आप याद रखेंगे। आगे है निग्रह बल। कोहर्सिव फोर्स जो होता है वह क्या होता है, चुंबकीय बल हटा लेने के बाद शेष बचे चुंबकत्व की शक्ति को पूर्ण उदासीन करने के लिए लगाए जाने वाले डीमैग्नेटाइजिंग या विचुंबकन बल को निग्रह बल कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय बल जैसे हम हटा लेते हैं तो कुछ उसमें मैग्नेट का गुण रह जाता है, जिसे हम रेसाइडुअल मैग्नेट कहते हैं। तो उसको भी डाई मैग्नेटाइज कर देने का जो गुण होता है उसे हम निग्रह बल कहते हैं। ठीक है, यदि किसी पदार्थ के लिए निग्रह बल का मान कम है तो वह पदार्थ निश्चित रूप से अस्थायी चुंबक का निर्माण करेगा। तो अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए, निग्रह बल का मान, कोहर्सिव फोर्स का मान कम होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए निग्रह बल का मान कम होना चाहिए, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए निग्रह मान का मान अधिक होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए निग्रह बल का मान, कोहर्सिव फोर्स का मान कम होना चाहिए, जबकि अस्थायी मैग्नेट बनाने के लिए जो कोहर्सिव फोर्स होता है उसका मान अधिक होना चाहिए। तो ये सबको पॉइंट में बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर हम जो पार्ट इसका तीसरा है वह हम लेकर जल्द ही आएंगे। तो पार्ट 2 तक मैग्नेट हमारा कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 जैसे कंप्लीट होगा तो आपका मैग्नेट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद पार्ट 4 में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी MCQ जो कि आपके ITI CBT एग्ज़ाम में जो भी पूछेंगे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी हमारे ITI भाई जितने भी हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जितने भी तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। और ऐसे भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी कराते रहते हैं, तो सभी लोग जुड़ जाइए चैनल से और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई मित्र में फॉरवर्ड कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।